गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल। ऑडियो वीडियो क्लियर है आज? यूज साइन लैंग्वेज। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से ज्वाइन करिए ताकि क्लास स्टार्ट करें। जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए प्लीज, फास्ट। और सब बढ़िया, समझ में आ रहा है ऑर्गेनाइज? एग्जाम की टेंशन दूर हो जाएगी। एग्जाम की क्या टेंशन करनी होती है, एग्जाम देना होता है बस और रिजल्ट का वेट करना होता है विदाउट एनी टेंशन। ज्वाइन हो गए सब? क्लास स्टार्ट करें, आज की क्लास स्टार्ट करें। गुड इवनिंग। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम जल्दी जल्दी बीत रहा है, समय हमारे पास बहुत कम है। ठीक है, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो हम छोड़े थे, टू डिसिमिलर डिजीजेस व्हेन बोथ आर क्रोनिक कैरेक्टर और इक्वल स्ट्रेंथ मीटिंग टुगेदर इन अ ह्यूमन बीइंग विल कॉज, क्या क्रिएट करेगी? जब दो डिजीजेस जो कि स्ट्रेंथ, दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है, दोनों पावरफुल है, ठीक है, लेकिन सिम्टम दोनों के अलग अलग है, दो डिसिमिलर डिजीजेस, दो अलग अलग बीमारियां हैं, दोनों पावरफुल है और एक पर्सन में एक साथ मिलती है, तो वो क्या क्रिएट करेगी? रिपल्शन का होता है जब एक स्ट्रॉन्गर होती है एक वीकर होती है, तो पहला आंसर होगा नहीं। ओल्ड वन टू बी सस्पेंड बाय ह्यूमन, वो भी उसी सिचुएशन में होता है दो में से एक पावरफुल हो और एक वीकर होती है। थर्ड इज अ कॉम्प्लेक्स डिजीज। जस्ट बिल्कुल ये सही बात है कि अगर दो सेम पावर की डिजीज एक पर्सन में मिलती है अलग अलग कैरेक्टर की, तो दोनों मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स डिजीज फॉर्म करती है, तो आंसर होगा सी। चौथा इसका ऑप्शन है न्यूट्रलाइज बाय ईच अदर। ऐसा कब पॉसिबल होगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है कि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रही है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका सी। एफोरिज्म नंबर 40, 39, 36, 37, 38, 40, 36, 37, 38, 39 एंड 40, ये जितने भी एफोरिज्म है इन सब के अंदर वो सिचुएशंस बताई गई है जहां पर दो टू डिसिमिलर और सिमिलर डिजीजेस सेम स्ट्रेंथ और डिफरेंट स्ट्रेंथ वाली डिजीजेस जब एक पर्सन में मिलती है तो वहां क्या क्रिएट होता है, ये सारे एफोरिज्म इनमें बताए गए 39, 36, 37 एंड 40। Next question is totality of symptoms include, what is totality of symptoms? So totality of symptoms क्या होते हैं? Internal deviation का external manifestation। तो only sign होता है, only symptom होते हैं, sign और symptom दोनों होते हैं, एक ही नोट symptom होते हैं। बताइए क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? साइन क्या होते हैं और सिम्टम क्या होते हैं? हमने पढ़ा था टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की डेफिनेशन में भी बताया था कि सिम्टम्स क्या होते हैं? जब भी वाइटल फोर्स, नॉर्मल फंक्शनिंग वाइटल फोर्स किसी भी एक्सटर्नल मॉर्बिफिक एजेंट के जरिए डिस्टर्ब होता है तो वो एब्नॉर्मल फंक्शन करता है और वो एब्नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी के थ्रू एक्सटर्नली सिम्टम्स के रूप में दिखती है। दैट इज कॉल्ड सिम्टम। ठीक, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए?
चाहिए। वॉइस क्लियर नहीं आ रही मेरी? अभी मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर आ रही है? देखो, जो बाहर से दिखते हैं इंटरनल डेविएशन जब होता है उसको जब एक्सटर्नली रिप्रेजेंट किया जाता है बॉडी के थ्रू, वो होते हैं सिम्टम्स। और साइन, अभी मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? क्लियर है? आवाज क्लियर है? हेलो? ओके, ठीक है। तो मैंने बताया सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स होते हैं एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरनल डेविएशंस। ठीक है, तो यहाँ पर साइन और सिम्टम दोनों आंसर होंगे। साइन क्या होता है? जब आप एग्जामिनेशन करते हो, ओके, जब किसी भी पेशेंट का एग्जामिनेशन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन की जाती है, तो इस ऑब्जर्वेशन में जो भी एब्नॉर्मलिटीज दिखाई देती है वो साइन और सिम्टम पेशेंट बताता है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका साइन एंड सिम्टम्स, सी। हाँ सर, doctrine of drug dynamization of organ of medicine was first introduced in कौन सा एडिशन? डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। ये मैंने आपको बताया था, एक क्लास के अंदर एक चार्ट दे रखा है आपको, उसको याद कर लेना। उसमें पांचों एडिशन कौन से ईयर में आए थे, कितने एफोरिज्म थे और उसकी स्पेशलिटीज क्या है वो उसमें दे रखी है। स्पेशली जो फिफ्थ एडिशन है उसमें डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन के बारे में होता है। फिफ्थ एडिशन में डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन के बारे में बताया। ठीक है, और सिक्स्थ एडिशन में 50 मिलीसीमन स्केल बताया। इसको याद करना है, इसमें समझना कुछ है नहीं। होम्योपैथी में यूज मेडिसिन ओनली, होम्योपैथ में ओनली यूज मेडिसिन। बताइए होम्योपैथ किस तरीके की मेडिसिन यूज कर सकता है? होम्योपैथिक मेडिसिन, आइसोपैथिक, एंटीपैथिक और आइसोपैथिक, होम्योपैथिक, ओनली एंड ओनली होम्योपैथिक मेडिसिन एक होम्योपैथ यूज कर सकता है जो कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स में प्रूव होती है। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, ज्यादा इधर उधर नहीं घूमना है, जितना हम उसमें दिमाग लगाएगा उतना ही कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ओनली होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग में प्रूव होती है, उसी को एक होम्योपैथ यूज कर सकता है। क्लियर? हैनी मैनन ने कौन कौन सी लैंग्वेज लिखी थी, बुक्स लिखी थी? वॉइस क्लियर नहीं है। हैनी मैनन ने कौन कौन सी बुक्स किस किस लैंग्वेज में लिखी थी? हैनी मैनन ने ज्यादातर जो किताबें लिखी थी जर्मन और लैटिन में लिखी थी, और वो ट्रांसलेट करते थे। उनको 20 लैंग्वेज की नॉलेज थी, वो ट्रांसलेटर थे। लेकिन जो खुद की किताबें उन्होंने लिखी थी वो जर्मन में और लैटिन, दो लैंग्वेज में लिखी थी, जर्मन और लैटिन। क्लियर? तो कंफ्यूजन नहीं होनी है कि वो उनको तो बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, वो इंग्लिश में भी लिखते थे, इसमें भी लिखते थे। नहीं, लिखने का काम, जो खुद की बुक लिखी उन्होंने वो जर्मन में लिखी और लैटिन में लिखी। और वैसे वो ट्रांसलेटर थे, 20 लैंग्वेजेस उनको आती थी, बुक्स लिखते थे, वो ट्रांसलेट करते थे। So that is because of all diseases, acute chronic or chronic disease or only non-viral chronic disease, only viral disease। देखो सिंपल सी चीज थी, हमने 80 एफोरिज्म में पढ़ा है कि 7/8 आउट ऑफ 10 डिजीजेस में पॉजिटिव फैक्टर कॉज कौन सा यहाँ में? सोरा है। ठीक है, तो सोरा जो है और डिजीज का कॉज है, एक्यूट का भी है, क्रोनिक का भी है। लेकिन मैंने पिछली बार जो लास्ट क्लास थी उसमें एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी बताया था कि मियाज्म जो है वेंडर मियाज, नॉन वेंडर और वेंडर दोनों तरीके के मियाज्म थे। तो वेंडर डिजीज और नॉन वेंडर डिजीजेस, तो इनने कहा कि जो नॉन वेंडर डिजीजेस क्रोनिक टाइप की डिजीजेस होती है उसके लिए रिस्पांसिबल कॉज कौन सा है? सोरा मियाज्म। तो इसका आंसर होगा सी। अभी मेरी आवाज क्लियर है? अभी मेरी आवाज भी क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं है? सोरा सारी की सारी क्रोनिक डिजीजेस का मदर कॉज है, बट
बट नॉन कम्युनिक, अगर आपको वेनरल और नॉन वेनरल टर्म भी दे रखी है तो यहाँ पर नॉन वेनरल क्रोनिक काइंड ऑफ डिजीजेस आर बिकॉज ऑफ द सोरा मियासिस। इसका आंसर होगा सी। ओनली नॉन वेनरल क्रोनिक डिजीजेस आर और बिकॉज सोरा मियासिस। क्लियर? क्लियर है? अगेन रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इसलिए इसका जवाब टाइप देंगे आप। क्या है? और किसने दिया था? और इसने दिया था। किसने दिया था? और इसने दिया था। थ्योरेटिकल पोर्शन है, स्पेसिफिक याद करना है। और बेसिकली किसने दिया था? और इसने दिया था। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड। क्या है लैटिन वर्ड? डिसअपियर। लैटिन वर्ड डेयर टू रिवाइज, इसका मतलब है। ठीक है, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का आंसर हो रहा है। किस कौन सी लैंग्वेज है? लैटिन वर्ड है। और डिसअपियर किसने दिया था? हॉरिस ने दिया था। इसका मतलब क्या होता है? डेयर टू रिवाइज। क्लियर? नेक्स्ट, अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? गिव द आंसर। आगे चलिए, आगे चलिए। Henneman died in the city of पेरिस। पेरिस, ओके, पेरिस। हैनीमैन की जो डेथ हुई थी वो पेरिस में हुई थी। ठीक है, ओके। सरोगेट्स आर, सरोगेट्स होम्योपैथिक मेडिसिन में, होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में, होम्योपैथिक थेरापेटिक सिस्टम में सरोगेसी नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो एलोपैथिक मेडिसिन, एंटीपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन और सब्स्टिट्यूटिव मेडिसिन, सिंपल सी चीज क्या होती है? सरोगेसी, सब्स्टिट्यूशन। तो आंसर होगा सब्स्टिट्यूट मेडिसिन, सब्स्टिट्यूटिव मेडिसिन, सब्स्टिट्यूटिव मेडिसिन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अबाउट द सिविलिया, कौन से ईयर में एनिमल ने बताया सिविलिया, लॉ ऑफ सिविलिया, जब वो क्या कर रहे थे? क्विलिस मटेरिया मेडिका को ट्रांसलेट कर रहे थे। ठीक, इन 1790। एडी और बीडी? एडी। एडी और बीडी? एडी। जब 1796 में, सब जब 1790s में क्विलिस मटेरिया मेडिका का ट्रांसलेशन कर रहे थे, उस समय उनको सिंपोना के बारे में पता चला, उनके थेरेपेटिक इफेक्ट के बारे में पता चला, डिजीज के कॉज के बारे में पता चला। तब जाके उन्होंने 1796 के अंदर लॉ ऑफ सिविलिया को इंट्रोड्यूस किया था। किसमें किया था? ये देखो, उन्होंने एक ऐसे लिखा था, एन ऐसे ऑफ अ न्यू प्रिंसिपल फॉर ascertaining the curative power of drug and some examination of the previous principle। ये एक आर्टिकल लिखा था उन्होंने 1796 में, उसमें सिमिलिया, लॉ सिमिलिया को उन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो याद रखना जब ये क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ सिमिलिया पहली बार कब मेंशन किया था, तो थोड़ा सा क्लिक कर लेना कि 1719 में जब कोई सर्टिफिकेट का ट्रांसलेट कर रहे थे, तो उसके बाद 6 साल बाद उन्होंने लॉ ऑफ सिमिलिया फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था 1796 एडी। एक आर्टिकल था, दिस वन, एन एज ए न्यू प्रिंसिपल फॉर ascertaining the curative power of medicine। ठीक है, नेक्स्ट चले। अभी भी क्लियर नहीं आ रही मेरी आवाज? थोड़ा धीरे धीरे बोलूं, स्पीड तेज तो नहीं है? द क्रोनिक डिजीज कंटेन्स, क्रोनिक डिजीज के बारे में मैंने क्या बताया था? मैंने कल बताया था क्रोनिक डिजीज 3 टाइप की होती है, आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज, स्यूडो क्रोनिक डिजीज और नेचुरल क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज ओनली इंप्रूविंग ऑफ ड्रग, क्रोनिक डिजीज, ये बुक के बारे में पूछ रहा है। Chronic disease only proving of drug and nature of chronic disease, proving nature of chronic disease and their effective treatment, nature of chronic disease, क्या क्वेश्चन है ये? The chronic disease contain,
क्रॉनिक डिजीज कंटेंट, क्रॉनिक डिजीज का क्या कंटेन करती है? ओके, यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑर्डिनेट करें कि मेरी लैंग्वेज और मेरा वीडियो कोऑर्डिनेट नहीं करा, ठीक है? अब चीजें समझ में आ रही है, आप फोकस करो अपने क्वेश्चन आंसर पे, ठीक? हाँ, तो क्वेश्चन है क्रॉनिक डिजीज कंटेन, क्रॉनिक डिजीज में क्या होता है, प्रोटीन होती है, नेचर ऑफ क्रॉनिक डिजीज एंड देयर इफेक्टिव ट्रीटमेंट। हेलो, हेलो, अब आ रही है? डॉक्टर उज्जवल, मुकेश कुमार, ऑडियो वीडियो बोथ आर ओके? जल्दी से कमेंट करो। फास्ट रिप्लाई। अभी कोई ग्लिच थोड़ी हो रहा है, जल्दी से बताओ। डॉक्टर खालिद नहीं हो रहा है, ओके। कभी कभी नेटवर्क इशू आ जाता है, तो हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है डॉक्टर्स? अभी होगा, कोशिश करते हैं, है ना? ठीक है, चलिए। ये मैंने समझा, ये जो क्वेश्चन है ना, द क्रॉनिक डिजीज कंटेन, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि क्रॉनिक डिजीज के बारे में क्या पूछ रहा है, आपकी बुक के बारे में पूछ रहा है या डिजीज के बारे में पूछ रहा है। अगर हम क्रॉनिक डिजीज के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर हम देखेंगे कि क्रॉनिक डिजीज क्या है, उसके प्रोजन कैसे हो रही है, किस पे हुई है, कैसे पता लगा क्रॉनिक डिजीजेस है, उनका नेचर कैसा है, नेचर ऑफ क्रॉनिक डिजीज, और उन डिजीज का इफेक्ट क्या होता है, किस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स में क्रॉनिक डिजीज देखने को मिलती है। तो ये तीनों पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए इसका आंसर है सी। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी क्लियर है? आवाज रुक रुक के आ रही है, कट कट के आ रही है? रुक रुक कर आ रही है, ओके। नेटवर्क इशू है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। कोशिश करती हूँ मैं साइन लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन आंसर समझा दूँ। ओके, एडिशंस, ठीक है। फोर्थ एडिशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मेडिसिन कंटेनिंग मेंबर्स। देखो, आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, 6 एडिशन है, ठीक है? 6 एडिशन है। इसमें से फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट एडिशन में 271 एफोरिज्म है, और 291 एफोरिज्म है सिक्स्थ एडिशन में, और फिफ्थ एडिशन में 6 से ज्यादा है, 294। तो 3 एडिशन ऐसे हैं, फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ। फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ, जिसमें 200 वाले काउंटिंग वाले एडिशन रहेंगे, एफोरिज्म रहेंगे, ठीक है? 200, 271, 294, 291, यानी कि फर्स्ट एडिशन, फिफ्थ एडिशन और सिक्स्थ एडिशन। और फोर्थ एडिशन में 294 है। तो 4 एडिशन ऐसे हैं जिसमें 200 काउंटिंग वाले एफोरिज्म होंगे, और 2 एडिशन ऐसे हैं, सेकंड और थर्ड, जिसमें 300 काउंटिंग होगी। ये थोड़ा सा याद करने का तरीका है। 6 एफोरिज्म है, 6 एडिशंस है ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के। फर्स्ट एडिशन 271, ठीक है? फोर्थ एडिशन 292, फिफ्थ एडिशन 295, 94, और सिक्स्थ एडिशन 291। ये ऐसे एफोरिज्म के नंबर्स। और सेकंड एफोरिज्म 218 है, और थर्ड में 220 है। अब क्वेश्चन इज दैट फोर्थ एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑर्गेनल कंटेन सेक्शन नंबर फोर्थ में, तो फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ
200 काउंटिंग वाले होंगे, फिलहाल तो आंसर क्या होगा डी। ठीक है, तो आंसर है इसका डी 292, 292, 294, 291, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। 292, 294, 291 याद रहेगा। ओके, पेन इन द हेड इज अ सिम्टम, इज अ साइन, इज अ कैरेक्टरिस्टिक और कैरेक्टरिस्टिक साइन। देखो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स सिंपल सी वही चीज होती है कि इंटरनल डेविएशन या डिरेंजमेंट को एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन जो बॉडी के थ्रू होता है वो सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, अब किसी के सर में दर्द हो रहा है तो ये दर्द हो रहा है तो पेशेंट कैसे बताएगा? सिम्टम्स बाहर सरफेस पे आ रहा है ना, तो ये हो गया सिम्टम। ट्रिक रिपीट करें। ओके, ये देखो सिंपल सा मैं वापस बताती हूँ। एडिशन है, 6 एडिशन है ऑर्डर ऑफ मेडिसिन के। पहला, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 200 वाले एफोरिज्म है उसमें। तो 271, 292, 294 और 291। ठीक है, और जो सेकंड और थर्ड एफोरिज्म एडिशन है उसमें 380 और 320, मतलब 300 वाले दो एडिशन है, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड 380, थर्ड एडिशन 320। फर्स्ट में है 271, 294, 291, 292। ठीक है, बार बार रिपीट करूंगी तो याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पेन के बारे में बताया, पेन क्या है? सिम्टम है। कौन सा कब आया, कौन सा कब आया? फिलहाल एफोरिज्म पे फोकस करते हैं, फिर जब सम की बात आएगी तो सम के बारे में भी थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूंगी कैसे याद रखना है। ठीक है, अभी ये एडिशंस में एफोरिज्म याद रखो। पहले एडिशन में कितने एफोरिज्म है, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं, फोर्थ में कितने हैं, फिफ्थ में कितने हैं और सिक्स्थ में कितने हैं। सिर्फ एफोरिज्म पे फोकस करो। पेन है सिम्टम, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, सिम्टम वो होते हैं जो किसी भी डिजीज की कैरेक्टर को, किसी भी सिक इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को, कैरेक्टर्स को, डिजीज या सिकनेस के कैरेक्टर को डिपिक्ट करता है, वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं। अब यहाँ सिंपल बोल रहे हैं कि सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, इट इज अ सिम्टम, symptom, not the sign, not the characteristic, not the characteristic sign. ठीक है, तो opposite means remove of the disease, remove of the cause, remove of the cause. Tole cause of means remove of the disease, remove of the cause, not the disease. ठीक है, remove of the cause. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, among all chronic diseases the most deplorable, incurable diseases are pseudochronic disease, artificial chronic disease, true natural chronic disease और none of the above। देखो मैंने कल की क्लास में बताया था कि chronic disease 3 टाइप की होती है, pseudochronic disease, natural chronic disease और artificial chronic disease। आप pseudochronic disease में मेडिसिन नहीं भी दोगे तो exciting maintaining cause को ठीक करते हुए उस बीमारी को ठीक कर सकते हो। ठीक है, और नेचुरल क्रॉनिक डिजीजेस क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लिसिटी नहीं है, तो उसको भी ठीक करना इजी पड़ता है। लेकिन अगर कोई आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज है, यानी कि ड्रग, नेचुरल डिजीज के साथ में कोई ड्रग के द्वारा क्रिएट की हुई सिचुएशन या एब्नॉर्मलिटीज हो जाती है तो मिलकर कॉम्प्लेक्स डिजीज बना देती है और उनको ठीक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अमंग ऑल क्रॉनिक डिजीज, अभी मेरी आवाज क्लियर है ना? All chronic diseases, most deplorable, incurable diseases are the artificial chronic disease, जो कि क्रिएट की जा रही है मेडिसिन के थ्रू, एलोपैथी मेडिकेशन के थ्रू। एफोरिज्म नंबर 77 में बताया गया, एफोरिज्म नंबर 77, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, ये सारे के सारे एफोरिज्म डिजीज क्लासिफिकेशन को बताते हैं। डिजीज की क्लासिफिकेशन 72 से लेकर के 79 तक।
और 80th एफोरिज्म सोरा बता रहा है, 81 सोरा एफोरिज्म, सोरा मियाज्म को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो आगे चलिए। 74, 75, 78, 79, 80 एंड 81 सोरा मियाज्म बता रहा है। 79 में सिफिलिस और साइकोसिस को एक्सप्लेन किया है। पहले सिफिलिस और साइकोसिस 79 एफोरिज्म में बताया और 16 को बाद में एक्सप्लेन किया है 80, 81 एफोरिज्म में। थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि ये डायरेक्ट एफोरिज्म भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, एमसीक्यूज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरल सिम्टम। हैनीमैन कांसेप्ट ऑफ जनरल सिम्टम्स रेफर टू, हैनीमैन ने दो सिम्टम दिए थे जनरल सिम्टम, जो कि कैंट के जनरल सिम्टम, कैंट के जनरल सिम्टम इंपॉर्टेंट सिम्टम होते हैं और हैनीमैन के दिए हुए जनरल सिम्टम वो कॉमन सिम्टम होते हैं जो डिजीज के डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। हैनीमैन ने दो सिम्टम दिए थे, जनरल सिम्टम और अनकॉमन सिम्टम। अनकॉमन सिम्टम जिसके बेस पे सिमिलर दिया जाता है और कॉमन जनरल सिम्टम्स ज्यादा कॉमन सिम्टम्स व्हिच आर हेल्प टू डायग्नोस द डिजीज। ठीक है, तो जनरल सिम्टम्स, common symptoms, uncommon symptoms, characteristic symptoms, or none of them. These are the common symptoms. General symptoms are the common symptoms. कैंट के जनरल सिम्टम्स और हैनीमैन के जनरल सिम्टम दोनों ने टर्मिनोलॉजी सेम दी है, लेकिन कैंट ने जनरल सिम्टम्स को इंपॉर्टेंस दी है फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम और हैनीमैन ने जनरल सिम्टम्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी है क्योंकि दीज आर द हेल्पफुल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, नॉट द सिमिलिमम। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना, कैंटियन concept of general symptom refer to common symptom, uncommon symptoms related to the patient as a whole which may be common or uncommon, none of the above. अब देखो uncommon symptom है लेकिन जनरल सिम्टम्स में क्या बताया है कैंट ने बताया ये जनरल सिम्टम वो सिम्टम होते हैं जिसमें पर्सन जो होता है अपने आप को आई से एक्सप्रेस करता है, I am ill, I am thirsty, I am ill, I am weak, I am sick, I am sleepy। ठीक है, तो जिसमें पेशेंट अपने सिम्टम बता के अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, पेशेंट एज अ होल बता रहा है। ठीक है, सिम्टम्स रिलेटेड टू द पेशेंट एज अ होल व्हिच मे बी कॉमन और अनकॉमन। कैंटाइन कांसेप्ट ऑफ जनरल सिम्टम। आंसर इज सी। देखो कॉमन सिम्टम तीन उसमें डिवाइड किए इन्होंने, जनरल सिम्टम्स, पर्टिकुलर सिम्टम। कैंट ने तीन सिम्टम दिए, हैनीमैन ने दो दिए, कैंट ने तीन दिए। जनरल सिम्टम्स, पर्टिकुलर सिम्टम और कॉमन सिम्टम। कॉमन सिम्टम जो कि कॉमन होते हैं डिजीज के डायग्नोसिस को हेल्प करने में। पर्टिकुलर सिम्टम्स जो पर्टिकुलर डिजीज या लोकेशन से रिलेटेड सिम्टम होते हैं, जैसे किसी के गैस्ट्रिक सिम्टम आ रहे हैं तो लोकेशन से रिलेटेड हो गए पर्टिकुलर, या जैसे किसी के सर में दर्द हो रहा है तो रिलेटेड ओनली टू हेड ब्रेन। ठीक है, तो पर्टिकुलर सिम्टम बोलते हैं, पर्टिकुलर रिलेटेड टू द पर्टिकुलर साइट ऑफ द बॉडी। जनरल सिम्टम जो एज अ होल डिपिक्ट करेगा, जिसमें फिजिकल जनरल, मेंटल जनरल, सारे के सारे जनरल सिम्टम्स लेते हैं। ठीक है, जनरल सिम्टम्स क्लियर हुए। हैनीमैन के सिम्टम्स और कैंट के जनरल सिम्टम दोनों आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन क्रॉनिक केस द मोस्ट minute peculiarities must be attended because by chronic case में the most minute peculiarities must be attended because are the most characteristic have in the choice of remedy have connection with the principal remedy। और अब बताओ क्या कहते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब भी हमारे पास कोई क्रॉनिक केस लेके पेशेंट आ रहा है जो क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहा है, लंबे समय तक कोई बीमारी हुई है उसको, ठीक है, तो जब हम उसके सिम्टम ले रहे हैं, कुछ पिक्यूलियरिटीज निकाल रहे हैं, तो वो क्या हेल्प करेगी, ये वो पिक्यूलियर सिम्टम होते हैं जो कि उस पेशेंट के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, ये वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं जो कि मेडिसिन को सेलेक्ट करने में, सिमिलिमम को निकालने में हेल्प करेंगे और उसकी डिजायर्ड या स्पेसिफिक या प्रिंसिपल रेमेडी होगी किसकी, उस पेशेंट की, इंडिविजुअल पेशेंट की। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये देखो फिर से आगे स्पेसिफिक रेमेडी, मैंने
2 दिन पहले जो हमारी क्लास हुई थी सैटरडे या फ्राइडे को, उसमें मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक रेमेडी के बारे में। स्पेसिफिक रेमेडी ये वो रेमेडी होती है जो कि एक स्पेसिफिक केस के लिए स्पेसिफाई होती है। अब वो कैसे होगी स्पेसिफिक केस के लिए? जब आप केस टेकिंग करते हैं, उसका PQRS निकालते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्पटम फॉर्म करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये केस बन जाएगा। स्पेशल केस होता है, उस केस के लिए स्पेशल रेमेडी निकाली जाती है, जिसको सिर्फ बिकॉज़ एफोरिज्म है 153 एफोरिज्म स्पेसिफिक रेमेडी उसके लिए 153 एफोरिज्म। क्लियर? एफोरिज्म नंबर 153 में बताया स्पेसिफिक रेमेडी। क्या है स्पेसिफिक रेमेडी? देखो, similarity to the disease to be cured, the more striking देखो, natural disease with the list of the symptoms, natural disease with list of the symptoms, known medicine, find among these artificial modifying agent, that means medicine। वो होगी कैसे? similarity to the disease to be cured, more striking is singular, uncommon, peculiar characteristics, signs and symptoms of the case of the disease. Chiefly most of to be must corresponding to the constitute the most suitable affecting cure, most suitable for affecting the cure। किसी भी केस के लिए जो suitable रेमेडी होती है उसको स्पेसिफिक रेमेडी बोलते हैं। एफोरिज्म नंबर 153। आगे चले 153 एफोरिज्म स्पेसिफिक रेमेडी। थ्योरेटिक मेडिसिन इज थ्योरेटिक मेडिसिन कांसेप्ट। ठीक है, थ्योरेटिक मेडिसिन क्या होती है? थ्योरेटिक मेडिसिन क्या होती है? सब्स्टिट्यूटिव मेथड, पैलिएटिव मेथड, concept of relation to the development of the disease and their treatment and curative medicine। बताओ थ्योरेटिक मेडिसिन होती है। थ्योरेटिक मेडिसिन जो थ्योरेटिकली प्रूव होती है, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिव मेडिसिन तो वो होती है कि जैसे मान लो किसी के सर में दर्द हो रहा है तो हमको बेलाडोना जा रही है, लेकिन बेलाडोना मेडिसिन है नहीं तो हमने कोई और मेडिसिन दे दी। ऐसी एप्लीकेशन होम्योपैथिक थेरापेटिक सिस्टम में एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिव मेडिसिन थेरापेटिक नहीं होती। थ्योरेटिक मतलब जो थ्योरी प्रूव करती है, जो थ्योरेटिकली प्रूव होती है वो होती है कैसे होगी? किसी भी डिजीज का डेवलपमेंट किसी पर्सन में कैसे हो रहा है, तो किस तरीके से डिजीज आ रही है, सिम्टम आ रहे हैं, उससे रिलेटेड उसको क्या मेडिसिन दी जा रही है, तो ये हो गई थ्योरेटिकली बात। जो थ्योरी को जस्टिफाई करो, थ्योरेटिक मेडिसिन। ये क्यूरेटिव मेडिसिन होती है, थ्योरेटिक मेडिसिन क्यूरेटिव मेडिसिन नहीं होती। पैलिएटिव मेडिसिन क्या होती है? जो टेम्परेरी रिलीफ दे रही है, जो टेम्परेरी रिलीफ दे रही है, डिजीज को ठीक नहीं कर रही है, ठीक है। और ये फिक्स भी नहीं होती है, कुछ भी दवाई इसको भी देते हैं। जो थ्योरेटिक मेडिसिन होती है वो फिक्स होती है, इसकी ये दवाई है, इसकी ये दवाई, इसके लिए ये स्टार्ट है, इस प्रॉब्लम के लिए ये सॉल्यूशन है, दैट इज थ्योरेटिक मेडिसिन। ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन का आंसर थ्योरेटिक मेडिसिन आर बी रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज एंड देयर ट्रीटमेंट। In section 110 of Ordinal of Medicine 5th edition, Hahnemann criticized the concept of signature. Concept of doctrine of signature. Doctrine of signature क्या होता है? Doctrine of signature किसी भी डिजीज, किसी भी मेडिसिनल सोर्स के फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के उसको अप्लाई करना ट्रीटमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपने पढ़ा था बर्ड्स, है ना, थूजा के अंदर क्या होती है? जो बर्ड्स होती है ना, वो बर्ड्स की अपीयरेंस किसके जैसी होती है? बर्ड्स की जैसी होती है। तो क्या है, सारे बर्ड्स के पेशेंट को थूजा दी जानी चाहिए? जस्टिफाई है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि होम्योपैथी
बेस्ड ऑन द इंडिविजुअलाइजेशन। हर एक पर्सन के सिम्टम्स अलग अलग हैं, वो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर को, लॉ ऑफ सिमिलर को फॉलो के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सारे के सारे वार्ड्स के मरीजों को आप उधर नहीं दे सकते। तब आप रेपर्टरी में देखोगे नंबर ऑफ मेडिसिन वहां पर एप्लीकेट प्रेजेंट है वार्ड्स के लिए। क्यों? अगर डॉक्टर ने सिग्नेचर के अकॉर्डिंग तुझे ही सब पेशेंट को दी जानी थी, तो बाकी की मेडिसिन कहां से आएगी? क्यों नाइट्रिक एसिड दी जाती है, क्यों कॉस्टिकम दी जाती है, क्यों रेल्वेगामा दी जाती है? बहुत सारी दवाइयां हैं वार्ड्स के लिए। ठीक है, तो डॉक्टराइट ऑफ सिग्नेचर को क्रिटिसाइज किया है एफोरिज्म नंबर 110 में डॉक्टर हैनीमैन ने। ठीक है, मेरी आवाज अभी भी क्लियर नहीं आ रही है? मेरी स्पीड तेज तो नहीं है, स्पीड स्लो करनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सिंपल सी चीज याद रखो, डॉक्टराइट सिग्नेचर का मतलब होता है कि मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग जब आप किसी भी ड्रग सब्सटेंस को थेरेप्यूटिकली यूज करते हैं और उसका एप्लीकेशन सभी पे एक जैसा होता है। तो होम्योपैथी में हैनीमैन ने बताया है कि हम जब पेशेंट को दवाई देते हैं वो मिनिमम होता है, जो कि हर एक पर्सन की अलग अलग उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग निकलती है, पीक्यूआरएस के अकॉर्डिंग निकलती है। तो उन्होंने डॉक्टराइट सिग्नेचर को क्रिटिसाइज किया 110 एफोरिज्म। आगे चले, थोड़ा नेटवर्क इशू है, मैनेज करके चलिए। According to Stuart Rose, constitution of an individual develops as a result of the following: constitution, physical makeup and mental makeup, and reaction with the external stimuli, that is constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लोज ने बोला है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्लोज कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी इंडिविजुअल का कब डेवलप होता है, किस किस चीज की वजह से हम उसको बोल सकते हैं ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन है। पहला पॉइंट है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटरी और एनवायरमेंटल फैक्टर। दूसरा है इंटरेक्शन बिटवीन सिंपल सब्सटेंसेस एंड मेडिसिन। देखो इंटरेक्शन बिटवीन सिंपल सब्सटेंस और मेडिसिन यानी कि वाइटल फोर्स और मेडिसिन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, वो है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन, कैसे मेडिसिन काम करती है। इंटरेक्शन बिटवीन सिंपल सब्सटेंस एंड डिजीज, ये होता है कि डिजीज पर्सन बीमार कैसे पड़ता है, कोई भी हेल्दी पर्सन बीमार कैसे पड़ेगा। तो नन ऑफ द इनमें से कोई भी आंसर नहीं। तो सेकंड आंसर, थर्ड आंसर, फोर्थ गलत है। आंसर पहला सही है, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। ठीक है, किसी का भी कॉन्स्टिट्यूशन, आपने सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फिजिकल मेकअप, मेंटल एंड रिएक्शन, बॉडी रिएक्शन टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये रिएक्शन हो रही है, उसमें हेरिडिटरी डिस्प्लेसिया भी आ गया, और रिएक्शन किसके लिए हो रही है, एनवायरमेंट से हो रही है। तो पहला आंसर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। बताओ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्वालिटेटिव होते हैं क्वांटिटेटिव होते हैं, या दोनों होते हैं, या क्वांटिटी से कोई रिलेशन नहीं होता है? ये चार ऑप्शन है इसके। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स तो हमारे यहाँ पर जो होम्योपैथी में टोटलिटी ऑफ सिम्टम होते हैं वो पीक्यूआरएस होते हैं, उसका नंबर या फिर क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, वो क्वालिटेटिव होते हैं। वो क्या होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं, पीक्यूआरएस इंक्लूडेड, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, आगे चले। Again 153 aphorism. In section 153 of Organ of Medicine 5th edition, Hahnemann actually evaluate these symptoms. Yes or no? Or this section is not related to the symptoms classification, or this section is related to the classification. अब आप बताओ 153 aphorism क्या था? मैंने बताया ना 153 aphorism में स्पेसिफिक रेमेडी के बारे में बताया, बिकॉज चार क्वेश्चन पहले आए, क्वेश्चन 153 स्पेसिफिक रेमेडी। स्पेसिफिक रेमेडी किसके लिए होती है,
स्पेसिफिक केस के लिए होती है। स्पेसिफिक केस कहाँ होता है? जहां पर अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो रिलेटेड टू सिम्टम है ना, सिम्टम्स को बता रहा है ना। In section 153 of Organon of Medicine, Hahnemann actually evaluate the symptom. Yes, क्योंकि सिम्टम्स को इवेलुएट करते हुए ही उन्होंने स्पेसिफिक रेमेडी को एक्सप्लेन। तो आंसर इज ए। देखो याद हो ना, 153 एफोरिज्म बता रहा है स्पेसिफिक रेमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ होम्योपैथिक केस टेकिंग इज, ये फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, इंडिविजुअलाइजेशन, एनालिसिस, ऑल ऑफ द अबव। बताओ क्या आंसर होगा? होम्योपैथिक जब केस टेकिंग की जाती है, हम केस टेकिंग करते हैं, हमारा मेन मोटो क्या होता है? केस को इंडिविजुअलाइज करना। इंडिविजुअलाइजेशन क्यों किया जाता है? ताकि हम करेक्ट सिमिलम निकाल सके। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस क्या होता है? मेरी आवाज क्लियर है? मैं ऑडिबल? माय ऑडियो वीडियो क्लियर? एनालिसिस में क्या करते हैं? यस, ओके, ठीक है। तो डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज के लिए कॉमन सिम्टम्स की जरूरत होती है, सिम्टम्स की जरूरत वहां भी होती है, और ये वो कॉमन सिम्टम, ये भी ऑब्जेक्टिव सिम्टम होते हैं। ऑब्जेक्टिव सिम्टम और सब्जेक्टिव सिम्टम हमने पढ़े थे। सब्जेक्टिव सिम्टम जो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट बताता है, और ऑब्जेक्टिव सिम्टम, ऑब्जेक्टिव सिम्टम जो पेशेंट बताता है, जो अटेंडेंट बताता है, फैमिली मेंबर बताता है, और फिजिशियन खुद ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ये वो सिम्टम्स होते हैं जो कि डिजीज के डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। दूसरी चीज, हमारे अंदर जब हम केस टेकिंग करते हैं तो ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स हमें किस चीज में हेल्प करते हैं? केस को इंडिविजुअलाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं, उसको एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं। तो कौन सा लोकेशन है, कौन सा सेंसेशन है, कौन सा मॉडलिटीज है, कहाँ पर पर्टिकुलर है या जनरलाइज है, इस तरीके से एनालिसिस, कौन सा कीनोट है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द होम्योपैथिक केस टेकिंग इज डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, इंडिविजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस। ठीक है। The importance of diagnosis of disease in the selection of homeopathic remedy. डिजीज के डायग्नोसिस हमने कर लिया, तो उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल है होम्योपैथिक मेडिसिन के सिलेक्शन में? नथिंग, लीस्ट, हाई और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है बहुत लीस्ट। हम नन ऑफ द अबव वो नहीं बोल सकते कि किसी भी डिजीज के डायग्नोसिस होने पर वो हमें मेडिसिन निकालने में सेलेक्ट हेल्प करती है कि नहीं करती है। ग्रुप रेमेडी होती है ना हमारे यहाँ, ग्रुप में हम जब मटेरियल मेडिका पढ़ते हो आपने, फाइनल ईयर में पढ़ी थी, आगे भी कभी आपको मौका मिलेगा पढ़ने का, तो ग्रुप स्टडी होती है, डिजीज वाइज ग्रुप स्टडी होती है, तो उसमें पता लगता है कि पर्टिकुलर डिजीज के से रिलेटेड ये ग्रुप ऑफ द रेमेडीज है जो रिलेटेड होती है। तो हम बिल्कुल नहीं तो नहीं बोल सकते कि नथिंग, बट हम बोल सकते हैं कि लीस्ट इंपॉर्टेंट रोल, the least important role of the diagnosis of the disease in the selection of the homeopathic remedy. Clear? आगे चलते हैं। According to dash, psychosis is contagious disease which result from suppression of the chronic gonorrhea. किसने बोली थी लाइन? क्या हैनीमैन ने बोली थी, क्या टेंटर ने बोली थी, क्या एलन ने बोली थी, या क्लोज ने बोली थी? देखो ये जो न्याज है ना, वो हैनीमैन ने दी थी। एलन ने, क्लोज डॉक्टर कैंट बाद में आए थे, वो फॉलोअर थे, क्लोज बाद में आए थे, फॉलोअर थे, है ना? उन्होंने बाद में नाम के बारे में इलॉबरेशन अपनी नई बुक दी थी जीएच एलन ने। तो ये जो वर्ड है, ये कांसेप्ट है साइकोसिस वाला, वो किसने दिया था? हैनीमैन ने दिया था। अकॉर्डिंग टू हैनीमैन, साइकोसिस इज कंटेजियस डिजीज व्हिच रिजल्ट फ्रॉम द सप्रेशन ऑफ द क्रोनिक गोनोरिया। ठीक है, तो आंसर इज ए। एसेसरी मियाज्म क्या होता है? एसेसरी मियाज्म इज आल्सो नोन एज काउपॉक्स वैक्सीन।
cowpox vaccine, accessory miasm. Aphorism number 46. इन्होंने क्या बोला था 46 में? inoculated cowpox, I say after it has taken cure perfectly in permanently in homeopathic manner by the similarity of this accessory miasm. देखो accessory miasm 46 aphorism में मेंशन किया है मैंने, ठीक है? तो जब आप पढ़ोगे ना two dissimilar diseases of same strength or different strength, what will happens, तो उन सारे aphorism में कहीं इस accessory miasm को explain किया है मैंने. accessory miasm related to cowpox vaccine. ये वो miasm होता है जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता था किसी भी एक्यूट डिजीजेस के अंदर पावरफुल, जब कोई पर्सन किसी भी पावरफुल एपिडेमिक या किसी भी क्रोनिक एक्यूट डिजीजेस से सफर कर रहा होता था, तो उस समय काउपॉक्स वैक्सीन जो है इंट्रोड्यूस किया जाता था. और उसके इंट्रोड्यूस करने के बाद होम्योपैथिक मैनर के अंदर उस पेशेंट को क्योर मिलती थी. ठीक है, आगे एलेबरेट करेंगे. फिलहाल ये याद रखो, काउपॉक्स accessory miasm related to cowpox vaccine, accessory miasm related to cowpox vaccine. Next question is, similar disease can coexist in patient, cannot coexist in a patient. Can palliate disease, can suppress. बताओ कब सप्रेशन होता है, कब palliation होता है, कब coexist करती है और कब coexist नहीं कर सकती है. चार सिचुएशंस हो गई. ये चार सिचुएशंस हो गई. तो दो डिसिमिलर डिजीजेस, सिमिलर डिजीजेस, सेम स्ट्रेंथ वाली और डिफरेंट स्ट्रेंथ वाली किसी भी एक पेशेंट में मिलती है, तो क्या होता है? ठीक है, तो सिमिलर डिजीजेस यानी कि ऐसे होता है ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं. सिमिलर डिजीजेस कैन नॉट कोएग्जिस्ट इन अ पेशेंट. एक पेशेंट में दो बीमारियां सिमिलर बीमारी नहीं रह सकती है. ठीक है, ऐसे याद रखिए. एफोरिज्म नंबर 44. The next question is vital force existing. vital force किस में होता है? vital force के बारे में हमने पढ़ा था, क्या होता है? लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंशिएट करता है. किस में होता है? लिविंग, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है. ठीक है, तो द क्यूरेटिव मेडिसिन में पाया जाता है vital force, या किसी पेशेंट में पाया जाता है, या किसी मेडिसिन और पेशेंट में पाया जाएगा. पैलिएटिव मेडिसिन में वाइटल फोर्स होता है. वाइटल फोर्स इज ओनली फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओनली इन द पेशेंट, ओनली इन द सिक, ओनली इन द हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स वाइटल फोर्स पाए. Vital force exists in the patient, not the medicine, any kind of medicine. Na curative medicine, na palliative medicine, na any kind of medicine. Vital force सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है. वाइटल फोर्स जहां पर बॉडी और माइंड की फंक्शन को बैलेंसिंग करने में उसका रोल होता है, तो पेशेंट में पाया जाता है. और सेकंड डिजीज व्हेन इज सिमिलर टू द फर्स्ट. अब देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि एक पेशेंट से डिजीज से सफर कर रहा है, उसको सेकंड डिजीज और आ रही है, और वो जो सेकंड डिजीज उस पेशेंट पे आ रही है वो क्या हो रही है? डिसिमिलर है पहले वाली से. तो वो क्या करेगी? ऑलवेज क्योर करेगी, ये कभी भी क्योर नहीं करेगी. ये ऑलवेज पैलिएट करेगी, ये नेवर पैलिएट करेगी. अब बताओ क्या होगा? देखो यहाँ पर थोड़ा सा सोचिए, अगर एक पेशेंट ऑलरेडी एक डिजीज से सफर कर रहा है और उसके अंदर कोई दूसरी डिसिमिलर डिजीज आ जाती है, अगर वो स्ट्रॉन्गर होगी तो पहले वाली को क्या करेगी? एक्सटिंग्विश कर देगी. और अगर वो वीक होगी तो वो अपना असर नहीं दिखा पाएगी. ठीक है, वो अपना असर नहीं दिखा पाएगी. दोनों ही सिचुएशन में पेशेंट एक बीमारी से तो सफर करेगा ना, इसलिए इसका आंसर होगा नेवर क्योर्स. जब कोई पेशेंट ऑलरेडी डिजीज से सफर कर रहा है और उसको एक डिसिमिलर डिजीज सफर इंट्रोड्यूस हो रही है बॉडी में, तो वो पेशेंट ठीक नहीं होगा. यहाँ पर या तो दोनों बीमारियां रह के कॉम्प्लेक्स बनाएगी, या दोनों में से एक रहेगी, क्यों नहीं होगा. आंसर इज बी. क्लियर है?
Organ of medicine was first published in Organ of medicine. Organ of medicine कौन सी उसमें थी? फिर से कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 1810. Organ of medicine का पहला एडिशन किसने आया था? 1810. एडी और बीडी? एडी. एडी और बीसी? एडी. एडी में आया. 1790 में पुलिस मैथमेटिका का ट्रांसलेशन चल रहा था. 1796 में होम्योपैथ हैनीमैन ने लॉ ऑफ सिमिलिया को प्रूव किया था, एक्सप्लेन किया था, एक्सप्रेस किया था. और 18th एडी में हैनीमैन ने अपना ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का फर्स्ट एडिशन दिया. क्लियर? अब बताइए हैनीमैन ने क्या किया था? लॉ ऑफ सिमिलिया जो दिया था उसका क्या इन्वेंशन किया था या उसका डिस्कवरी की थी? Invented law of similars, discovered law of similars, invented law of Cordelia, none of the above. इन्होंने क्या किया था? इन्वेंशन नहीं किया. लॉ ऑफ सिमिलिया जो था वो किसने दिया था? हिपोक्रेट ने दिया था. और उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच ओके एडी बीडी बताएंगे आपको, बताएंगे इसको बताएंगे. फिलहाल याद रखो कि एडी सारे में एडी लिखना है. बीसी मतलब बिफोर क्राइसिस, बिफोर क्राइसिस. ये जो ईसाइयों वाला जो चलता है कैलेंडर उसके अकॉर्डिंग एडी बीडी होता है. तो हम चले थे इन्वेंशन. देखो इन्वेंशन का मतलब है क्रिएट करना. तो लॉ ऑफ सिमिलर्स जो है ना वो हिपोक्रेट ने दिया. हिपोक्रेट फादर ऑफ एलोपैथी हिपोक्रेट. और उनके इस लॉ को कि जो थेरापेटिक या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का ना वो बताया था डॉक्टर हैनीमैन ने. और वो भी ये मानते थे कि नेचर्स में सारी की सारी डिजीजेस को क्योर करने की कैपेबिलिटी होती है. नेचर्स लॉ ऑफ क्योर. तो इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था लॉ ऑफ सिमिलर्स. ठीक है. कॉर्डेलिया हैनीमैन ने नहीं दिया था क्योंकि वो तो एलोपैथी में ऑलरेडी दिया जा चुका था. फादर ऑफ मेडिसिन कौन थे? फादर ऑफ मेडिसिन. ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है law of similars curator embrace and declare the universal and the basic law of therapeutic. Okay. Next question is chronic disease है very rapid. अब बताओ chronic disease rapid होता है या contagious होता है? lingering course होता है, rapid course है, lingering course है. तो rapid course तो नहीं है. तो पहला A और B कैंसर हो. आंसर हो सकता है B और D. अब lingering course है very slow onset है या very abrupt onset है? slow onset. slow धीरे धीरे ग्रेजुअल onset होता है. chronic disease का onset ग्रेजुअल होता है. chronic disease का onset ग्रेजुअल होता है और वो lingering course होता है. मतलब धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे स्लोली अपने आप को डेवलप करती है, मूव करती है और फिर अपने सिम्टम देती है और फिर वो क्रोनिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है और हेरिडिटरी डिस्क्रीज होता है. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है. और बियास इज ओनली द रिस्पांसिबल फॉर ऑल क्रोनिक डिजीजेस. ठीक है. तो आंसर हो गया इसका बी. एफोरिज्म नंबर 78 मैंने बताया ना क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज. कौन सी एफोरिज्म? 72 3 4 5 6 7 8. 79 में सिफिलिस और साइकोसिस मियास और 80 81 में सोरामियास. आगे चले. नेचर्स लॉ ऑफ क्योर. नेचर्स लॉ ऑफ क्योर किसमें पाया जाता है? होम्योपैथी में. किसमें पाया जाता है? होम्योपैथी में. हमने तो होम्योपैथी में सुना है. नेचर्स लॉ ऑफ क्योर एफोरिज्म नंबर 26. A weaker dynamic affection is permanently extinguished by the stronger. ठीक है. Next question is homeopathic physician may use medicine according to the law of similia, law of similia and contraries, law of similia, contrary and miscellaneous, law of similia and isopathy. Law of similia only. होम्योपैथी law of similia को ही फॉलो करती है. से nature's law of क्यों पे बेस्ड है. Clear? Again, aphorism number 26.
Okay, next question is the following is written by one of the below doctor. Biological development functions create and develops the organ of disease and development, functional symptoms and product by the vital forces. वाइटल फोर्स के बारे में आ गया है, ये किसने लिखा है, कौन सी बुक में लिखा हुआ है, क्या क्लोज की बुक में लिखा है कि कैंट की बुक में लिखा है, या रॉबर्ट ने लिखा है या फिर हेनरी मेंडल ने लिखा है? फिलॉसफी की किताबें पढ़ी होंगी तो ये चीज समझ में आई ना किसी को? The following is written by one of the below doctor. कौन से डॉक्टर ने लिखा है कि बायोलॉजिकल डेवलपमेंट functions create and develops the organs? क्या मतलब हुआ? बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, जब बायोलॉजिकली डेवलपमेंट होता है किसी भी न्यूली बॉर्न का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो वहां पर क्या होते हैं, ऑर्गन डेवलप होते हैं और उसके फंक्शंस क्रिएट होते हैं, और उसके बाद में उसका डिजीज का डेवलपमेंट भी होता है. तो फंक्शनल सिम्टम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइटल फोर्स in exact proportion to the profounding of the disturbances. जितना वाइटल फोर्स में डेवलपमेंट के दौरान डिस्टर्बेंस होता है, उसी के अकॉर्डिंग डिजीज क्रिएट होती है. फंक्शनल सिम्टम्स आते हैं. तो फंक्शनल सिम्टम्स प्रोसीड स्ट्रक्चरल चेंजेस. इसने बोला था डॉक्टर, ये बड़ी बड़ी बातें हैं, रॉबर्ट, डॉक्टर एच रॉबर्ट ने अपनी फिलोसफी की बुक में ये चीज बताई डेवलपमेंट के बारे में, जहां उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बताया था. ये बताना क्या चाह रहे हैं इस फिलोसफी के इस चैप्टर में कि किस तरीके से डिजीज क्रिएट होती है, डिजीज एक्सप्रेस होती है किसी भी बॉडी के थ्रू, ह्यूमन बीइंग में. ये फिलोसफी के चैप्टर में बताया एच रॉबर्ट ने. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन of the below who said rational knowledge of anatomy is important, no homeopath even discouraged the study of anatomy and physiology. देखो एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड, मतलब एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट की बात करेंगे वो डॉक्टर कैंट करेंगे. डॉक्टर कैंट ने की थी, उन्होंने ही बताई थी चीज कि no homeopath ever discouraged the true study of anatomy and physiology. It is important not only to know the superficial but the real profound character enabled by the recognized symptom image. समझ में आई चीज? क्या बोल रहे थे डॉक्टर कैंट ने? देखो सिंपल सी चीज आपने पढ़ी होगी. डॉक्टर कैंट ने क्या बोला था कि कोई भी इंसान में जब बीमारी आती है तो वहां से क्रिएट होती है, माइंड से क्रिएट होती है. तो ब्रेन में ऐसा क्या होता है कि वो डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है. प्रोसेस ऐसी क्या होती है कि वो किसी पर्सन को बीमार कर देती है. तो इसीलिए इन्होंने बोला, देखो इस तरीके से याद रखना कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल जो स्टडी है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की स्टडी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पर्सन में डिजीज के प्रोसेस को समझने के लिए. ये डॉक्टर कैंट ने बताया. ठीक है, तो इसका आंसर है डॉक्टर के बी, कैंट. ठीक है. जब जहां पर एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंट की बात आ रही है वहां एच रॉबर्ट है, जहां एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात आ रही है वहां डॉक्टर कैंट. The next question is of the below who said the rational knowledge of anatomy. ये हो गया ना. Next question. By which method Feynman got the idea simius similibus curanter? Deduction, induction, generalization और individualization. क्या होता है डिडक्शन और इंडक्शन? आपने लॉजिक्स पढ़े थे. लॉजिक में बताया था इंडक्शन मतलब किसी चीज को छोटी छोटी चीजों से आप कंक्लूजन निकाल के और एक बड़ा आइडिया बना के जनरलाइज करते हैं. पर्टिकुलर टू जनरलाइज आता है, पर्टिकुलर टू जनरल वो चाहते हैं अपने इंडक्शन, इंडक्टिव लॉजिक. और जनरल से जब आप पर्टिकुलर की तरफ कोई चीज आती है, बड़ी से जब छोटी चीज छोटे कंसेप्ट पे आते हैं तो होता है डिडक्शन. दो लॉजिक के दो पार्ट है, डिडक्शन और इंडक्शन. इंडक्शन. ठीक. इन्होंने ये बोला कि लॉ ऑफ सिमिलर सिमिलिबस क्यूरेंटर. सिमिलर सिमिलिबस क्यूरेंटर क्या होता है? लेट लाइक बी ट्रीटेड बाय लाइक. मतलब कि जो चीज वो क्रिएट कर रही है वही चीज वो क्योर भी कर रही है. ठीक है. तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए. इधर एक्सपेरिमेंट किया, उधर एक्सपेरिमेंट किया, वहां एक्सपेरिमेंट किया. तो छोटे छोटे जो कंक्लूजन निकाले उन सबको मिला करके एक सिंपल सा कंसेप्ट लगाया. तो ये हो गया इंडक्शन, इंडक्टिव लॉजिक. इसका पार्ट हो गया इंडक्टिव लॉजिक. तो आंसर हो गया इसका बी.
Experiment is for 1-2% observation and induction, verification of the induction, experiment, analysis, deduction, analytic deduction, छोटे काम करके बड़ा सा अनाउंसमेंट पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते, जनरलाइज की तरफ जाते। The next question is, समझ में आ रहा है आपको? आप लोगों को समझ में आ रहा है? आगे चले, थोड़ा फिलोसफी की पार्ट है, बार बार जब क्वेश्चन रिपीट होंगे तो याद हो। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा मैं बोल रही हूँ। आगे चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 109 रिपीट करना है। ओके, बाबू सामान लेके आया कोई, ले लो तुम। क्वेश्चन नंबर 109 रिपीट करना है, मेथड सिमिलर। ओके, मैंने बताया ना लॉजिक पढ़े थे हमने, जनरल इंडक्शन और इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक। इंडक्टिव लॉजिक में क्या होता है कि पर्टिकुलर टू जनरल, यानी कि कोई भी आप ओपिनियन दे रहे हैं, किसी भी तरीके का प्रिंसिपल दिया जा रहा है, तो छोटी छोटी रिसर्च से आप एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। ठीक है, तो सिमिलर के अंदर में क्या पढ़ा था हमने? सिमिलर स्क्वेरेंटर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, बताइए क्या होता है? इंडक्शन भी एक्सप्लेन करना है, इंडक्टिव लॉजिक समझाते हैं आपको, कैसे समझाते हैं इंडक्टिव लॉजिक एंड डिडक्टिव लॉजिक। देखो हम लोगों ने क्या बोला कि हमारी जो मेडिसिन होती है वो प्रूव करते हैं ह्यूमन बीइंग पे। ठीक है, तो कोई भी मेडिसिन आप प्रूव कर रहे हो तो अलग अलग प्रूव करते हैं, अलग अलग एज ग्रुप में दिए जाते हैं, अलग अलग मेल फीमेल अलग अलग लोगों को दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो सब में मिलाने के बाद जब कॉमन कंक्लूजन निकलता है तब जाकर के हम बोलते हैं कि दिस काइंड ऑफ डिजीज इज रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स। हमने पढ़ा था, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? रेपेटरी में चीज पढ़ी थी, फर्स्ट ग्रेड सिम्टम, सेकंड ग्रेड सिम्टम, थर्ड ग्रेड सिम्टम पढ़े थे। ये सिम्टम्स कैसे आपने वो किए थे कि हाँ ये सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है। हेलो हेलो, एक सेकेंड, आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को आज पूरे रिवाइज करिए, अच्छे से याद करिए और कल हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें आपको लॉजिक भी समझेंगे। ओके, गुड इवनिंग।